नमस्कार दोस्तों, आइए आज की क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने आवेश के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश स्वरूप, वैद्युत क्षेत्र, अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इतना पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इसके आगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी 3 कंडीशन में, एक बार अच्छी, एक बार निरक्षी, एक बार किसी भी बिंदु पे। आइए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अब हमको निकालना है, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी दूर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इसके वजह से यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0। इनका कहना है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना फोर्स लगता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर हम कोई आवेश Q0 रखें, Q0 आवेश क्या होता है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश एक धनावेशित आवेश होता है। इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इसका कोई खुद का वैद्युत क्षेत्र होगा तो यहाँ पे रखेंगे तो इसके वैद्युत क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए ये ऐसा, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया परीक्षण आवेश, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को टेस्ट कर पाएँ। इसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक धनावेश होता है, इसकी वैल्यू लगभग 0 होती है, इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इस पर रखेंगे और ये धनावेशित होता है तो प्लस का होगा। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग प्लस प्लस पे क्या करता है? प्रतिकर्षित, ऐसे फोर्स लगाएगा। और F कितना लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलॉम स्लो। तो देखो, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स कितना लगेगा? तो इनका क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q1 Q2 बाई R²। इतना ही फोर्स लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या करना है, तो इसकी हिंदी भी लिखना होता है। जैसे क्या लिखना होगा कि किसी बिंदु, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसके कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दूरी R है। माना इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा इस पे लगने वाला फोर्स F है। Q0 एक परीक्षण आवेश है। ये हिंदी लिखेंगे, थोड़ी थ्योरी, उसके बाद ही इसको करेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पे कितना फोर्स लगेगा? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अभी इस F की वैल्यू इसमें रख दो, तो E बराबर F के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाई R²। अपॉन में क्या चल रहा है? Q0। Q0 से Q0 गया, खत्म हो, तो क्या बच गया? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। निकला है न्यूटन पर कूलाम। ये निकल आया कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी दूर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत द्विध्रुव पिछले लेक्चर में हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, उसको देखने के बाद इस लेक्चर पे आएंगे। बाकी बता देंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वो वाली क्लास देख करके ही इस पे देखें। अब क्या निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 3 कंडीशनों में निकलती है। सबसे पहली, अच्छी स्थिति में, एक्सियल में। वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश यदि अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, जिसकी बीच की दूरी 2L है। बीच की दूरी 2L है। अगर इसको L मान लें, इसको भी L मान लें, बीच की दूरी 2L है। इसके सेंटर से R दूरी दूर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये निकालना है हमको। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। क्या किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश यदि अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें भी हिंदी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी। क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव अगुण P है, जो P बराबर Q × 2L है, जिसपे एक चार्ज माइनस Q एक प्लस Q है। माना माइनस Q पहला आवेश है और प्लस Q दूसरा आवेश है। माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो देखो, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? आवेश की ओर। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो E1 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E1, ठीक। और जो माइनस क्यू आवेश ये दूसरा है, तो माना कि दूसरे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो इसके कारण इस बिंदु पे किधर होगी? इधर की ओर, जो क्या है? E2 है। अब ध्यान से देखेंगे P बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले ये देख लें कि बिंदु आवेश के कारण अभी पीछे पढ़ ही चुके हैं, 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। माइनस Q के कारण ये बिंदु कितनी दूरी पर होगा? तो देखो, इतनी दूरी यहाँ तक R है, इतनी L है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी? R + L। तो इसका मतलब यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? R + L, यहाँ तक हो गई। इस वाले आवेश से इसकी कितनी डिस्टेंस है? तो इस वाले आवेश से देखो पूरी यहाँ तक R है, R से L घटा देंगे तो यही तो दूरी बचेगी, R - L। दूरी भी पता हो गई। अब क्या होगा? माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पे कितनी होगी? तो E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 बड़ा न लिख करके उसकी जगह K भी तो लिख सकते थे, फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो K Q/r², R का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस हो, तो कितना हो जाएगा? R + L का होल स्क्वायर। ये माइनस Q के कारण E1 है, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण कितनी है? E2। कितना हो जाएगा? K Q/r²। R इसकी कितनी है? प्लस Q से यहाँ तक, तो R - L।
एल का होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब P बिंदु पे क्या निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट कितना हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की इधर है। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं, एक दूसरे की दिशा में होंगे तो जुड़ जाएंगे। ये शॉर्ट स्पेशल केस है थोड़ा, जो याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं तो घटेंगे, और एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगे। और घटने में कैसे घटेंगे, तो बड़ा वाला वेक्टर छोटे वाले वेक्टर से माइनस होगा। अब यहाँ पर देखा होगा E1 का वेक्टर छोटा बनाया है, E2 का बड़ा बनाया है। किसी किसी बुक में क्या है कि इन दोनों को बराबर ही बना देते हैं, ऐसा नहीं है। E1 का वेक्टर छोटा होगा, E2 का बड़ा होगा। ऐसा क्यों, तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना। वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये पूंछ होती है, एक ये सर होता है, टेल और हेड होता है। टेल क्या बताता है, टेल बताता है हमारा परिमाण, परिमाण का मतलब किसी का भी मान। ये क्या बताता है, ये बताता है दिशा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। ये डंडी जो ये पूंछ है, जिसकी जितनी बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होता है। इसका क्या है, इधर लगा देंगे डायरेक्शन इधर, इधर लगा देंगे डायरेक्शन इधर। तो जिसकी वैल्यू देखो, अगर ये छोटा सा लाइन खींच दें, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। जिसकी पूंछ बड़ी उसका परिमाण ज़्यादा, जिसकी पूंछ छोटी उसका परिमाण कम। जैसे कहा जाए फोर्स लग रहा है हमारा 5 न्यूटन ईस्ट में, पूरब में, तो मान लीजिए पूरब है तो 5 न्यूटन पूरब में फोर्स लग गया। कहा जाए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन वेस्ट में, तो इसके वजह से वेस्ट में लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन हो गया। देखो 10 न्यूटन की डंडी बड़ी है, 5 न्यूटन की छोटी है। तो जिसकी ये पूंछ जितनी बड़ी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। अब यहाँ पर आ जाए कि यहाँ पे E2 ही क्यों ज़्यादा बनाया, E1 को ज़्यादा क्यों नहीं बना दिया। तो देखो ये वाला आवेश इस P बिंदु से पास में है, जो बिंदु पास में है उसका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा होगा। इस वाले की वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र वैसे भी कम होगा, क्योंकि वो दूर है और पीछे ही पड़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर KQ/R²। जो E है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी का मान जितना बढ़ाएंगे E का मान उतने ही कम होगा। दूरी का मान जितना बढ़ाएंगे E का मान उतना ही कम होगा। अगर दूरी 2 गुनी कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुनी कम हो जाएगी। इसीलिए देखा होगा यहाँ से अगर दूरी ज़्यादा, इस आवेश के अपेक्षा इसकी दूरी यहाँ से ज़्यादा है, तो जिसकी दूरी ज़्यादा है उसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। जो पास में है उसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो दूर है उसका यहाँ पे इतना कहाँ प्रभाव होगा। तो इसका मतलब -Q की वजह से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा कम होगा, +Q की वजह से ज़्यादा होगा। इसलिए इसका वेक्टर बड़ा बना है, इसका छोटा बना है। और क्या बताया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं। तो देखो E नेट कितना हो जाएगा, तो E नेट अब समझ में आया, E2 - E1 हो जाएगा। E2 से E1 क्यों घटाया, क्योंकि बड़े वाले से छोटा वाला घटाते हैं। तो अब देखते हैं, तो E नेट बराबर E2 की वैल्यू ये रही KQ/R - L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस E1 KQ/R + L का होल ऑफ स्क्वायर। KQ कॉमन है तो कितना आ गया, KQ हो गया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1/R - L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल ऑफ स्क्वायर। यही तो बच गया। अब देखो बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, KQ = R + L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R - L का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन R - L का होल स्क्वायर और R + L का होल ऑफ स्क्वायर। इतना आ गया। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है, माइनस नीचे वाले तो वही हो गया हमारा एलसीएम। ठीक,
के क्यू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4 ए की जगह पे r है और b की जगह पर l है, 4ab। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक, अब देखो इस 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? तो इसको लिख सकते हैं 2k इंटू क्यू इंटू 2l। देखो 2 दूना 4, q है q है, l है l है, k है k है, r बच गया तो इसको थोड़ा साइड में लिख दिया। तो नीचे क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो q इंटू 2l पीछे पढ़ चुके हैं क्या कि p बराबर क्या होता है q इंटू 2l, जहाँ पर p क्या था द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब इसके जगह पे p लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखा अभी इसकी डिफिनेशन क्या बताई थी कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश यदि अल्पतम दूरी पर स्थित हों, बहुत छोटी दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब ये जो L होगा बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत दूरी, और R तो बड़ा हाई है, यहाँ से वहाँ तक निकालना है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा R है वो L से बहुत बड़ा है, जो R है वो L से बहुत बड़ा है, इसलिए L इसके सामने लगभग 0 है। L 0 होगा तो L को 0 रख दिया, तो ऊपर क्या बच गया 2kp r बाई 2 दूना 4, r की घात 4, r की एक घात से एक घात खत्म। तो यहाँ से E नेट कितना निकल आया, E नेट निकला हमारा 2kp अपॉन r क्यूब, 3 घात बची 4 थी कट गई, तो ये हमारे क्या निकल आई अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑफलाइन बच्चों में जिनको पढ़ाते हैं स्कूल में कोचिंग में, वो बच्चे इसको कैसे याद रखे हैं कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर उनकी अच्छी स्थिति है तो 2 कमला पसंद खा रहे हैं, 3 रॉयल खा रहे हैं, ये याद रखने का तरीका अगर स्थिति अच्छी है। इसके बाद जो आएगी निरक्षी स्थिति, उसमें क्या होगा वो कह देते हैं कि इनकी स्थिति अब थोड़ी ठीक नहीं रही है, फिर एक ही कमला पसंद खाएंगे, रॉयल फिर भी 3 खाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 के मिलते हैं ना, इसलिए। अब देखो तो यहाँ पे अच्छी स्थिति है तो 2 कमला पसंद बटे रॉयल, मजाक के लिए याद रखने के लिए, वरना 2kp बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छे से नोट कर लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर से एक बार वीडियो को पीछे करेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति हो गई, अब देखना है दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति कौन सी है? निरक्षीय। इक्वेटोरियल या इसको परपेंडिकुलर, ऐसे कि वैद्युत द्विध्रुव से परपेंडिकुलर निकालना है। जैसे कि देखो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इसके द्वारा 90 डिग्री पे इस बिंदु पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, जिनके बीच की दूरी L और L है। जिस बिंदु पे निकालना है यहाँ से दूरी R है। अब क्या होगा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? तो आवेश की ओर, यही तो होगी। ये दूरी निकालना होगा, ये दूरी निकालना होगा। अब P बिंदु पे माइनस क्यू के कारण, पिछली बार E1 माना गया था, E1 अब की बार भी आवेश की ओर अंदर हो जाएगी E1, प्लस क्यू के कारण आवेश से बाहर की ओर, ये क्या हो गई E2। इतना हो जाएगा। ठीक, अब जब भी 2 वेक्टर ऐसे टेल टू टेल मिले होते हैं तो इनके जोड़ने का एक नियम लगता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक,
चतुर्भुज का नियम जोड़ने के लिए, उनका रिजल्टेंट इनके बीच से जाता है। मान लिया इनका रिजल्टेंट ये कहाँ से गया, बीच से थीटा एंगल पे, ठीक है, तो थीटा एंगल ये भी होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर निकालना था, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका कुछ नामकरण कर लेंगे, अगर P है तो इसको मान लो O, इसको मान लो Q, ठीक, O P Q, इसको मान लो R। तो देखिए ट्रायंगल OPR में, OPR में क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। RP कितना है, R है, R का स्क्वायर। OR कितना है, L है, तो L का स्क्वायर। तो OP बराबर, तो इधर रूट लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैसे ही सेम इसकी हो जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ठीक है, 20 से इसका क्या जाएगा, ई नेट या रिजल्टेंट, ठीक। अब कैसे निकालेंगे इसको, जो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है थीटा एंगल पे, तो कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी, जैसे उसमें लिखी गई थी कि माना एक द्विध्रुव है जिसके कारण P बिंदु पर लंबवत R दूरी दूर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना -Q आवेश के कारण P बिंदु पर E1 तथा +Q के कारण E2 है, जिनके बीच की दूरी 2L है और R दूरी दूर निकालना था, तो इसके कर्ण की लंबाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में ये लिख देंगे। यही हिंदी लिखने का प्रयास करेंगे। हिंदी लिखते क्या है, जितना हम ये चित्र बनाते हैं सिर्फ इसी की हिंदी लिखते हैं, बाकी कोई बाहरी हिंदी कुछ नहीं आती है। बुक की हिंदी देखेंगे तो 100 फीट ऊपर से जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी हिंदी हम खुद लिखने का प्रयास किया करेंगे। अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि हाँ हिंदी भी थोड़ा बहुत लिख दिया करेंगे। खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि आपको हिंदी कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी, ना याद करनी पड़ेगी। जो चित्र बनाते चले जाते हैं ये उसी को लिखते हुए चले जाते हैं, बस इतना याद रखना है हमको। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ केवल समझनी है कि ये जो है हमारे वेक्टर का अगर कोई थीटा एंगल पे आ जाता है, वेक्टर जब भी थीटा एंगल पे होता है तो इसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। अगर इसको बाहर बनाया जाए ऐसे, तो देखो ध्यान से देखना थोड़ा, ये P बिंदु है, ये E2 वेक्टर है, ये E1 वेक्टर है, यही तो है। इसके बीच से क्या गया, रिजल्टेंट ई नेट, ठीक। अब क्या होगा, ये भी थीटा एंगल पे और ये भी थीटा एंगल पे, ठीक है। अब देखिए, और ये जेड बन रहा है, अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। अब क्या होगा, तो देखो पहले अच्छा वो निकाल लेते हैं कि E1 कितना होगा। तो E1 की वैल्यू क्या होता है, KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर ना, Q कितना है, Q/R स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में है ना का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक। वैसे ही E2 निकाल लेंगे कि +Q आवेश के कारण P बिंदु पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, E2 कितना, KQ/R स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। E1 E2 की वैल्यू निकाल आई। यहाँ से क्या दिखाई दिया कि E1 E2 बराबर हैं, E1 E2 क्या हैं, बराबर हैं। तो इसके जगह पे सिर्फ E लिख सकते हैं, जहाँ आगे E1 E2 अब लिखना होगा उसके जगह पे E लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, कुछ भी लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे।
एक अक्षर लिख लें, E1 E2 क्यों लिखें, क्योंकि सब बराबर ही हैं। जब भी दो वेक्टर बराबर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। जब भी दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे आते हैं तो उसके दो घटक हो जाते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमेशा क्षैतिज जो घटक होगा उसके साथ कॉस थीटा लगाते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होगा उसके साथ साइन थीटा लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हो जाते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि क्षैतिज साथ कॉस लगाना, ये तो पता है क्षैतिज कौन सा होगा। तो इसका देखो, जिसके साथ वो थीटा बनाता है वो क्षैतिज होता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर होगा उसके 90 डिग्री पे। इसका मतलब E1 का इधर ही क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। दो वेक्टर हो गए। वैसे ही E2 का जिसके साथ थीटा बनाएगा उधर ही E2 कॉस थीटा क्षैतिज होता है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। अब क्या बताया था, E1 E2 तो दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी E साइन थीटा है, यहाँ भी E साइन थीटा है। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं, तो सेम से सेम घटेगा तो जीरो बचेगा। इसका मतलब इसके द्वारा P बिंदु पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा है, इन दोनों के द्वारा। क्यों, क्योंकि जब भी दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब E नेट कितना होगा, जो E नेट आएगा वो कितना आएगा कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये तो हो जाएगा। लेकिन E1 E2 दोनों की जगह E लिख सकते हैं, तो E cos थीटा E cos थीटा मिला के कितना हो जाएगा, E cos थीटा E cos थीटा मिला के कितना हो गया, 2E cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, इसी त्रिभुज से क्या निकाल लेंगे, cos थीटा की वैल्यू। तो चूंकि cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2E कोई भी एक ले सकते हैं जब बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनका खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट लगाएं या 1/2 लिखें, बात तो वही है। अब इस दो को उठा करके हम इसके साथ लिख दें, फिर वही चीज कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह पे P लिख सकते हैं, तब क्या होगा, तो देखो K इसके जगह पर P, नीचे घात 1 है, यहाँ पे आधी है, तो जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक में आधी जुड़ेगी तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3 का आधा, 1.5 का मतलब 3 का आधा। अब देखो फिर वही चीज़ कि क्या पता है हमको कि R बहुत 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 बड़ा होता है L से। ठीक, R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही L को छोटा माना गया। तो L टेंड्स टू 0, जब भी L 0 हो जाएगा तो ये हो गया 0, तो बचा क्या हमारे पास, KP बाई आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ से हमारा जो E नेट आएगा, ऊपर बचा सिर्फ KP, नीचे क्या बचा, R क्यूब। तो ये आ गया हमारा क्या, निरक्षीय स्थिति में न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया क्या, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखा था अभी अच्छी में क्या आया था, 2 कमलापसंद, मतलब 2 KP अपॉन आर क्यूब, इसमें क्या आया, KP अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अच्छी वाला है, जो E है हमारा एक्सियल वाला, ठीक, वो 2 गुना है E इक्वाटोरियल के, निरक्षीय वाले के। ये तो समझ में आया, इससे वो वाला क्या है, 2 गुना। इतना समझ में आया। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जब भी कोई भी वेक्टर थीटा एंगल पे होता है तो इसके 2 घटक आ जाते हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज के साथ कॉस, ऊर्ध्वाधर के साथ साइन। ठीक, अब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे क्षैतिज कौन सा होगा, जिसके साथ ये थीटा बनाएगा वो क्षैतिज, उसके जस्ट 90 डिग्री पे लंबवत ऊर्ध्वाधर, फिर इसके साथ क्षैतिज, इसका ऊर्ध्वाधर। अब क्या देखा कि दोनों E1 E2 बराबर हैं के, तो E1 cos थीटा के जगह पर भी E sin थीटा है, E sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं तो घट जाएंगे। ठीक, वैसे सेम अब ऐसे कर लेंगे।
इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से करेंगे, ठीक है। नोट हो गया, मिटाएं। अब क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।